बेटा हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट चैप्टर में। फाइनल अकाउंट चैप्टर में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर जो बताया था उसमें मैंने आपको ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्री रिसीव्ड कमीशन, ये टॉपिक बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और प्री रिसीव्ड वाला। ठीक है, उसमें मैंने आपको सारे इफेक्ट्स भी बताए थे। आज मैं इसी का एक और हायर वर्जन बताऊंगा। ये लास्ट टाइम वाला वीडियो है हमारा, ये लास्ट टाइम वाले लेक्चर में कराया था वो है। आज इसी का एक हायर वर्जन, थोड़ा टिपिकल वर्जन बताऊंगा मैं सैलरी का ही। ये एग्जाम्पल 2 मैंने लिख के रखा है, ये नया क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 31/3/2016। अब मैं बैलेंस शीट के एकदम राइट साइड पे जाके या ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे जाके मैं सारे रूल्स धीरे धीरे लिखना शुरू करता हूं। पहली बात, सबसे पहला रूल, ट्रायल बैलेंस की जो डेट होती है 31/3/2026, ये हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग की डेट होती है। मैंने पहले भी बताया है 31/3/2026 पे हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ। तो अगर हमारा साल 31/3/2026 पे खत्म हुआ, करंट ईयर इस डेट पे खत्म हुआ, तो शुरू कब होगा? हमारा साल शुरू होगा 1/4/2025 पे। तो सबसे पहले ये रूल्स मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये आप लोग बाद में लिखना। पहला रूल जो ट्रायल बैलेंस की डेट होती है, द डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द एंडिंग डेट ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। इस दिन पे हमारा साल खत्म हुआ, जो ट्रायल बैलेंस की डेट है। ये पहला रूल हुआ हमारा। ठीक है, धीरे धीरे और भी रूल्स बताते जाऊंगा। अब वर्किंग नोट्स, हमारा साल 31/3/2026 पे खत्म हुआ, तो हमारा साल शुरू कब हुआ होगा? हमारा साल शुरू हुआ होगा 1/4/2025 पे। वर्किंग नोट्स मैं बैलेंस शीट के एकदम राइट साइड पे लिखता हूं, आप लोग भी ऐसे ही करोगे हमेशा। बैलेंस शीट के बाद वाला जो पेज है उस पे हमेशा आप लोग वर्किंग नोट्स लिखना। ये वर्किंग नोट्स। अब हमारा साल 31/3/2026 पे खत्म हुआ, 31/3/2026 पे खत्म हुआ, तो हमारा साल शुरू कब हुआ होगा? हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2025 पे। इस दिन पे हमारा साल शुरू हुआ होगा 1/4/2025 पे। तो ये पहला रूल, पहला वर्किंग नोट, अकाउंटिंग ईयर आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप लोगों ने देखा क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में देखो, ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ है और आउटर कॉलम में 20,000 दिया हुआ है। अब दूसरा रूल, ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट होती है, यदि ये 20,000 है, ये पेड अप अमाउंट होती है। ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दी हुई होती है वो पेड अप अमाउंट दी होती है, मतलब 20,000 सैलरी हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ये रूल्स बहुत काम आएंगे जिंदगी भर, अच्छी तरह याद करना। ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट होती है वो पेड अप अमाउंट होती है। द अमाउंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस is already paid up। मतलब इतना 20,000 जो सैलरी है वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ये सारे रूल्स अलग बात है। रूल्स मतलब ऐसी चीज जो हर क्वेश्चन में काम आएगा। रूल्स मतलब वो जो हर क्वेश्चन में काम आएगा। और वर्किंग नोट्स मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन में जाते हैं तो सैलरी 20,000 ऑलरेडी पेड अप है। धीरे धीरे जाते हैं, बहुत स्लोली जाते हैं क्योंकि बहुत टिपिकल है। अब सैलरी 20,000 ऑलरेडी पेड अप है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सैलरी पेड अप। मैं ऐसे लिख देता हूं ऑलरेडी पेड अप सैलरी 20,000 सैलरी हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 20,000 रुपीज सैलरी हम लोगों ने पहले से पे कर दिया। इतना तो आपको मालूम होगा कि सैलरी कभी भी हम लोगों को मिलेगा नहीं। सैलरी हमेशा हम लोग पे करेंगे। हम बिजनेस हैं, हम लोग सैलरी हमेशा पे करेंगे। मैंने लाखों बार बताया है। तो 20,000 सैलरी हम लोग पे कर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में अप टू 31 जनवरी 2026। 31 जनवरी 2026 तक सैलरी हम पे कर चुके हैं। अब ये डेट पे ध्यान दो, इसको बोलते हैं
हिडन एडजस्टमेंट। इस साल आप लोग पहली बार सीख रहे हो हिडन एडजस्टमेंट, सुनना ध्यान से, ये चीज आप इस साल पहली बार सीख रहे हो हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है? जब भी ब्रैकेट में कोई ना कोई डेट या कोई ना कोई परसेंटेज दिया हुआ हो, वहां पे हिडन एडजस्टमेंट होता है। जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ब्रैकेट दिया हुआ हो या कोई परसेंटेज दिया हो या ब्रैकेट में डेट दी हो, वहां पे हिडन एडजस्टमेंट होती है पक्का। तो ये भी मैं रूल्स में लिख देता हूं, ये भी रूल्स में लिख देता हूं मैं, सुनना ध्यान से। इफ percentage or any information is given in bracket in trial balance, ट्रायल बैलेंस में कोई परसेंटेज दिया हुआ हो या ब्रैकेट में कोई डेट दी हो या कुछ नंबर ऑफ ईयर्स दिए हो, if percentage or any information is given in bracket in trial balance, then there should be a hidden or internal adjustment। मतलब एक हिडन या इंटरनल एडजस्टमेंट उसके अंदर छुपी हुई है, हिडन है, हमको समझना है कि उसके अंदर कौन सी हिडन एडजस्टमेंट है। अब जैसे आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस के नीचे, ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के नीचे यहाँ पे एक्सटर्नल एडजस्टमेंट दी होती है। फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, जो मैं समझा चुका हूं, ट्रायल बैलेंस के नीचे यहाँ पे एक्सटर्नल एडजस्टमेंट दी होती है। जो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट दी होती है फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, उसके भी दो इफेक्ट होते हैं। और जो हिडन एडजस्टमेंट होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 31/1/2026, जो हिडन एडजस्टमेंट होती है उसके भी दो इफेक्ट होते हैं। तो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट होते हैं और हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट होते हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिडन एडजस्टमेंट होती कहाँ पे है। हिडन एडजस्टमेंट वहां पे होती है जहां पे ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई परसेंटेज दिया हो, कोई डेट दी हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई परसेंटेज दिया हो, कोई डेट दी हो या ब्रैकेट में कोई नंबर ऑफ ईयर्स दिए हो, वहां पे हिडन एडजस्टमेंट होती है। और टू इफेक्ट्स ऑफ हिडन एडजस्टमेंट, टू इफेक्ट्स ऑफ हिडन एडजस्टमेंट शुड बी डन। जैसे एक्सटर्नल एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, जैसे एक्सटर्नल एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, उसी तरीके से हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो ये जो रूल्स हैं ये जिंदगी भर बहुत काम आएंगे। ट्रायल बैलेंस की जो डेट होती है वो करंट अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग की डेट होती है। ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट होती है वो पेड अप अमाउंट होती है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई परसेंटेज या डेट या कोई ब्रैकेट दिया हुआ है तो वहां पे पक्का हिडन एडजस्टमेंट होगा ही पक्का। और हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्लियर? ये हमेशा के लिए रूल्स हो गए। अब ये सैलरी वाला एग्जांपल करते हैं। 31/1/2026 तक हम सैलरी पे कर चुके हैं। अब मैं ये वर्किंग नोट्स में लिख के बताता हूँ, सुनना, बहुत टिपिकल है ये वर्किंग नोट्स हमारे, ये वर्किंग नोट्स। मैं इसको 20,000 को थोड़ा नीचे लेके जाता हूं। अब मैं यहाँ पे एक डेट लिखूंगा, कौन सी डेट? जो क्वेश्चन में दी हुई है 31/1/2026। अब मैं पीरियड कैलकुलेट करूंगा, महीने, मंथ कैलकुलेट करूंगा कि कितने मंथ हुए, कहां से लेकर कहां तक कितने मंथ हुए। एक पीरियड में ये वाला कैलकुलेट करूंगा कि 1/4/2025 से, अच्छा मैंने डेट गलत लिखी है, मैंने यहाँ पे डेट गलत लिखी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेट दी हुई है 31 जनवरी 2026। अब सही लिखा मैंने, 31 जनवरी 2026। ये ट्रायल बैलेंस में जो ब्रैकेट में, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ब्रैकेट में डेट दी हुई है। और आगे सुनते रहना। अब मैं महीने काउंट करूंगा कि कहां से लेकर कहां तक कितने महीने हैं। देखो 1/4/2025 से मैं काउंट करूंगा कि 1/4/2025 से 31 जनवरी 2026 तक कितने मंथ होते हैं। चलो मेरे साथ काउंट करो। 1/4 मतलब अप्रैल, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी। 31 जनवरी तक मतलब जनवरी भी आएगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक, मेरे साथ फिंगर्स पे काउंट करो बेटा,
फिंगर्स पे मेरे साथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। टोटल 10 महीने होते हैं, मतलब 1/4 से लेकर 31 जनवरी तक 10 मंथ्स होते हैं। फिर हम लोग ये काउंट करेंगे कि 31 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं। ऑब्वियसली 2 महीने होते हैं। 31 जनवरी मतलब जनवरी खत्म हो गया, 31 जनवरी मतलब जनवरी खत्म हो गया, तो 31 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, ये 2 महीने होते हैं, 2 मंथ्स। तो सबसे पहले आपको ये पीरियड कैलकुलेट करने आना चाहिए कि 1/4/2025 से 31 जनवरी 2026 तक 10 महीने होते हैं। ओके, फिर 31 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक 2 महीने होते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट होती है, जो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट होती है वो पेड अप अमाउंट होती है। ट्रायल बैलेंस में ये 20,000 रुपीज दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में आपने देखा होगा, आपको याद होगा 20,000 रुपीज दिया हुआ था। अब ये जो 10 महीने का सैलरी है 20,000, ये हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 10 महीने का 20,000 रुपीज हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और 2 महीने का जो सैलरी होगा वो अभी हमको पे करना बाकी है। 10 महीने का सैलरी हम पे कर चुके हैं। मैंने ये भी रूल बताया कि ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट होती है वो पेड अप अमाउंट होती है। मतलब ये जो 10 महीने का 20,000 रुपीज है, ये सैलरी 10 महीने की 20,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उतना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं 1/4 से लेकर 31 जनवरी तक। 2 महीने का सैलरी कितना होगा मुझे पता नहीं, ये 2 महीने का सैलरी पे करना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 महीने का 20,000, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 महीने का 20,000 तो 2 महीने का कितना, इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मंथ्स का 20,000 तो 2 मंथ्स का कितना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी पता चल जाएगा कितना होगा, इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा 2 महीने का। मैं फिर से बता दूं, 10 महीने का 20,000 हम पे कर चुके हैं, तो 2 महीने का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, ये होता है 4,000। अभी सारी बातें, सारे रूल्स को जैसा भी मैंने यहाँ पे लिखा अपनी इंडियन देसी भाषा में करते हैं। 10 महीने का 20,000, 10 महीने का 20,000 सैलरी हम पे कर चुके हैं, तो एवरेज करो, एवरेज 1 महीने का कितना हुआ, 10 महीने का 20,000 है, 10 महीने का 20,000, 10 मंथ्स का 20,000, तो 1 महीने का कितना हुआ, 2,000 हुआ। दिमाग लगाओ, 10 महीने का 20,000 तो 1 महीने का कितना हुआ, 2,000। 1 महीने का 2,000, 2 महीने का हमको पे करना बाकी है, तो 2 महीने का 4,000 होगा ना। पर मंथ कितना आया, 20,000 डिवाइड बाय 10, तो 1 महीने का आया 2,000, तो 2 महीने का कितना होगा, 4,000। ये 4,000 रुपीज हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये 4,000 हमको पे करना बाकी है। इस 4,000 के आउटस्टैंडिंग सैलरी के 2 इफेक्ट्स होंगे। इस 4,000 रुपीज के आउटस्टैंडिंग सैलरी के इसके 2 इफेक्ट्स होंगे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे सैलरी में प्लस, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे ये 4,000 प्लस हो जाएगा। ओके, दूसरा 4,000 का इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमको 4,000 सैलरी पे करना बाकी है। अब इस 4,000 रुपीज के हम लोग 2 इफेक्ट करेंगे, ये 4,000 रुपीज के मैं इफेक्ट्स लिख के बता दूं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जो 20,000 दिया हुआ है ये वाला, ये कसम खाओ सब लोग, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, तो ये 20,000 का एक इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
20,000 डेबिट साइड, ये ट्रायल बैलेंस वाला, इसको मैं ऐसे लिखता हूं टू सैलरी और ब्रैकेट में टी मतलब ट्रायल बैलेंस की अमाउंट 20,000, टी मतलब ट्रायल बैलेंस की अमाउंट 20,000, इसका एक इफेक्ट पीएनएल में डेबिट। फिर मैं लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं O/S जिंदगी भर, पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना आउटस्टैंडिंग था आपको याद होगा 4,000 था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 था। इस 4,000 के दो इफेक्ट, एक पीएनएल में हो जाएगा डेबिट। अब आउटर कॉलम देखते हैं कितना आएगा, आउटर कॉलम में हो जाएगा 20 एंड 4, तो आउटर कॉलम में हो जाएगा 24। और ये 4,000 जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, हमको क्योंकि हमको सैलरी पे करना बाकी है, तो 4,000 सैलरी इज पेएबल बाय अस, सैलरी हमेशा हम लोग पे करते हैं, तो ये 4,000 सैलरी हमको पे करना बाकी है, और जो भी अमाउंट पे करना बाकी होती है, पेएबल होती है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। और डेबिट क्रेडिट से मैं नहीं बताऊंगा, डेबिट क्रेडिट मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, चलो एक शॉर्ट में बता देता हूं डेबिट क्रेडिट। ये टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में हुआ 20,000 डेबिट, तो हमने भी किया डेबिट, एक इफेक्ट। फिर ये 4,000 पीएनएल में डेबिट में ऐड हुआ, डेबिट में ऐड मतलब डेबिट, तो ये 4,000 हुआ डेबिट, ये ब्रैकेट लिखना नहीं कोई भी, ये वाला ब्रैकेट लिखना नहीं, डेबिट में प्लस मतलब डेबिट, तो ये 4,000 हुआ डेबिट। और बैलेंस शीट में 4,000 हमने लिखा लायबिलिटी साइड, अब बैलेंस शीट में 4,000 लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो ये 4,000 हमने लिखा बैलेंस शीट में लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो पीएनएल में हुआ डेबिट, बैलेंस शीट में हुआ क्रेडिट। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाएगी आप लोगों को ये डेबिट क्रेडिट नहीं सीखना पड़ेगा, मीनिंग क्लियर हो जाएगी, फिर डेबिट क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये 24,000 ये कोई इफेक्ट नहीं है, दिस 24,000 रुपीज इज नॉट एन इफेक्ट, दिस इज जस्ट टोटल, ये 24,000 कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है, 20 और 4 का टोटल है 24,000। तो ऐसा नहीं बोलना सर ये 24,000 क्या हुआ, ये 24,000 न डेबिट हुआ न क्रेडिट हुआ। ठीक है, एग्जाम में इतना सब डिटेल में नहीं लिखते हैं, एग्जाम में सिर्फ ऐसे लिखते हैं टू सैलरी एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 20 + 4 24, बाकी इन सब में मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, तो ब्रैकेट मतलब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। चलो एक बार स्क्रॉल कर देता हूं मैं सारा, ज्यादा लिख सको आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। और जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यहाँ पे सैलरी आएगा, लिखना शुरू करना सब लोग यहाँ से, जरूरी नहीं है एग्जाम में यहाँ पे सैलरी आएगा, सैलरी की जगह रेंट भी हो सकता है, पर आंसर हमारा यही होगा सेम, पीएनएल में डेबिट और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो जरूरी नहीं है सैलरी हो, सैलरी की जगह कोई और नाम भी हो सकता है, कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी जैसे मैंने सिखाई। ये हमारा आंसर, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट्स, और ये रूल्स, ये रूल्स हमेशा के लिए। एक और बात बताता हूं, एक और छोटी सी बात बताता हूं, 99% ट्रांजेक्शन्स ऐसी ही होती है, 99% एडजस्टमेंट्स ऐसी ही होती है जिनके दो इफेक्ट, 99% ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जिनके दो इफेक्ट होते हैं, एक पीएनएल में एंड एक इफेक्ट बैलेंस शीट में। 99% ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है, एक इफेक्ट पीएनएल में होता है, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में होता है। ठीक है, पर फिर भी ये 99% है, 1% कुछ और आ सकता है, तो ये मैं ठीक है रहने देता हूं। ठीक है, लिखना शुरू करो बेटा, सारे रूल्स अच्छी तरह लिखो। लिखो बेटा सब लोग प्लीज, लिखोगे तो याद रहेगा।